हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना रिएजेंट जो है वो है NaHCO3। देखिए NaHCO3 एक बहुत कॉमन सब्सटेंस है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा और हाउस होल्ड का एक केमिकल है, घरों में लगभग हर फ्रिज में होता होगा, और इनो का एक मेजर कंपोनेंट है। देखिए क्या होता है, ये बेसिकली इसमें NaHCO3 के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपके पास में होता है बेसिकली C डबल बॉन्ड O, OH, O माइनस और Na प्लस। मतलब Na प्लस होता है एक तरफ, और एक तरफ आपके पास में होता है HCO3 माइनस। ठीक है, तो जब ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, जब ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि NaHCO3 का एसिडिटी का इंस्टेंट सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए काम में लेते हैं, तो एसिड से क्या लेगा, H प्लस आयन लेगा, और H प्लस आयन जैसे ही इसको दिखेगा, ये हाथों हाथ ये ऑक्सीजन उस H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, और H प्लस ट्रांसफ़र करके ये फॉर्म करेगा C डबल बॉन्ड O, OH। ये आपके पास में कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये स्टेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर दो OH ग्रुप हैं, तो यहाँ से आपके पास में वाटर बाहर चला जाएगा। जहाँ से H प्लस गया वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ से OH माइनस गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। तो जब भी आप इसे कंज्यूम करते हैं, ये आपके स्टमक के HCl से H प्लस आयन लेकर CO2 रिलीज़ करता है और वाटर वहीं रह जाता है। अब CO2 हल्की होती है तो इट इज़ रिमूव्ड, राइट। चलिए, अब इसका यूज़ क्या है। देखिए NaHCO3 का जो मेजर यूज़ है वो है डिफरेंशिएशन इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये इसका मेन एप्लीकेशन है। आपके पास में जो NaHCO3 होता है ना, वो एक वीक बेस होता है, इसलिए तो उसको एसिडिटी में काम में ले रहे हैं। अच्छा, अपने स्टमक में ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो भी दिक्कत है ना भाई, उसको डैमेज कर देगा। तो ये वीक बेस है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। दैट इज द एप्लीकेशन। किसको डिफरेंशिएट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल्स को। देखो कॉमन सेंस की बात क्या है कि अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन हो जाएगी बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर दोनों पार्टी वीक हो गए ना, तो रिएक्शन होती तो है लेकिन वेरी स्लोली, इतनी स्लोली होती है कि आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो ये खुद वीक बेस है, तो फिनॉल के साथ में जो है जब इसकी आप रिएक्शन करवाओगे तो इतनी इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होगी। कहाँ पर हो जाएगी इफेक्टिव रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, बिकॉज बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड it will give H plus ion to NaHCO3। अब NaHCO3 मतलब HCO3 माइनस, उसमें एक OH ग्रुप तो पहले से ही है, जैसे एक H प्लस आयन आएगा दो OH ग्रुप हो जाएंगे और वाटर और CO2 बाहर निकलेगा। और टेस्ट ट्यूब में यही एक्सपेरिमेंट का बेसिस होता है। कैसे, देखिएगा एक बार आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास में है बेंजोइक एसिड, और जब बिकॉज बेंजोइक एसिड इज, ये आपके पास में फिनॉल है। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, कौन, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट आप करवाते हैं किसके साथ में,
NaHCO3 के साथ में। तो NaHCO3 जो है वो खुद एक क्या है, वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है ना, वीक बेस। तो इसमें खुद में ख्वाहिश नहीं है भाई। बेस का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो दूसरे से H+ आयन ले लेता है उसी को बेस कहते हैं। लेकिन ये वीक बेस है, मतलब इसमें खुद में ख्वाहिश नहीं है कि कहीं से H+ आयन लेके आ जाए। अगर कोई सामने वाला दे देगा तो ठीक है, नहीं दे सका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये वीक बेस है, मतलब सामने वाला H+ दे दे तो ले लेंगे, अल्लाह के नाम पर या जिसके भी नाम पर लेंगे। और नहीं दे, अगर नहीं दे रहा है तो भी जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खुद एफर्ट लगाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है भाई, इसमें खुद में जो है वो एफर्ट लगाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करता है, ये जैसे ही कहेगा कि भाई आ रहे हो क्या, H+ आयन दे रहे हो क्या, बिल्कुल ले जाओ साहब, कोई दिक्कत नहीं है, H+ आयन बिल्कुल ले जाओ आप। ठीक है, तो आपके पास में जब ये H+ आयन से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CO- Na+, और यहाँ बनेगा OH कार्बन। ये एसिड आपने पता है ज़िंदगी में पिया है, ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, इसलिए जब भी उसका ढक्कन खोलते हैं ना तो CO2 बाहर आती है। और जो आपको अपन कहते हैं ना बहुत बार कि अरे यार कोल्ड ड्रिंक ख़राब हो गई यार, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जब रेज होता है तो जो वाटर होता है उस कोल्ड ड्रिंक में, उसमें CO2 जो है वो डिजॉल्व ही नहीं है, तो उसमें एसिड ही नहीं रहेगा। तो आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक प्लेन हो गई है। प्लेन होने का मतलब क्या है, उसमें से CO2 जो है, क्योंकि टेम्परेचर आप रेज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो उसमें CO2 नहीं रहेगी तो कार्बोनिक एसिड भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर 2 H ग्रुप हैं तो ये एक यहाँ से वाटर बाहर गया, क्या बना, CO2 प्लस वाटर। अच्छा, अब जिस भी टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे वहाँ पर CO2 के क्या मिलेंगे अपने को, बुलबुले। एफरवेसेंस जो टर्म यूज़ करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एफरवेसेंस। मतलब अगर आपके पास में ये टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में अगर आप एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ है हमारे पास में बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल रखा है, बेंजोइक एसिड। और ऊपर से आपने इसमें क्या ऐड किया, ऊपर से आपने ऐड किया साहब NaHCO3। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, ऐड करने के साथ में आपको क्या दिखाई देंगे, इसमें से बाहर बुलबुले, बुलबुले बाहर आएंगे। किसके बाहर आएंगे, CO2। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपके पास में NaHCO3 है उसमें जो CO2 है उसका कार्बन कहाँ से आया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन होगा तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव होगा, बिकॉज एट द एंड ये क्या रिएक्शन क्या हुई है, H2CO3 में तो कन्वर्ट हुआ है और वो रेडियो एक्टिव कार्बन यहाँ पहुँचेगा। तो कहाँ से आया कार्बन, ऑब्वियस सी बात है NaHCO3 से। तो NaHCO3 को H+ आयन कौन देगा, ये खुद एक वीक एसिड है। तो सामने वाले की स्ट्रेंथ के हिसाब से रेट करेगा। फिनॉल जो है, ये फिनॉल है, ये कहेगा साहब हम तो क्या H+ दें, हालांकि इसका नाम भी कार्बोलिक एसिड लेकिन वीक एसिड है। तो जब फिनॉल के साथ में आप रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो एफरवेसेंस, कोई एफरवेसेंस नहीं आएगी। ठीक है, देखिए जो आपके पास में बेंजोइक एसिड होता है उसका pKa, कॉमन सेंस की बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, K ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का तो pKa कम होगा। ये वीक एसिड है, इसका pKa ज़्यादा होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास में कार्बोनिक एसिड है जो एट द एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर ये बेसिक बात है, एक बार आगे और समझते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग releases
CO2 when reacted with NaHCO3। ठीक है, और ऑप्शन आपको ये सारे दे दिए। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन फिनॉल है, देन आपके पास में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जानते हैं आप इसे, जाना माना नाम है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसे। एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, ठीक है, एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, ठीक है, और एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में है, और एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल ये दे दिया, ठीक है, SO3H। तो इसमें से कितने ऐसे हैं जो NaHCO3 के साथ में रिएक्ट करके क्या रिलीज करेंगे, CO2। अब CO2 रिलीज करने के लिए आपके पास में जो एसिड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या ये पिक्रिक एसिड है भाई, आप जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगाते जाएंगे ना, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है फिनॉल की। तो पहले तो हम लोग जानते हैं फिनॉल तो CO2 रिलीज नहीं करेगा, COH करेगा, बिल्कुल करेगा, इसी के लिए एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे। क्या पिक्रिक एसिड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आपने 2 NO2 ग्रुप भी लगा दिए ना, तब भी फिनॉल इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कि वो CO2 रिलीज कर सकता है, लेकिन एक नहीं, ये नहीं कर पाएगा। यहाँ COH है, CH3 है, थोड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रिलीज करेगा, यस। ये कौन है, ये तो एक फिनॉलिक कंपाउंड है, क्या ये CO2 रिलीज करेगा, नहीं साहब, नहीं करेगा। अच्छा, क्या ये रिलीज करेगा, नहीं, कम से कम 2 NO2 ग्रुप रिक्वायर्ड है, उसी केस में ये CO2 रिलीज कर पाता है, वरना नहीं करता है। क्या करेगा, यस, it will release the CO2, it is acidic, it is more acidic than carbonic acid, ठीक है, रिलीज करेगा। क्या ये रिलीज करेगा, NO2 ग्रुप यहाँ पर है, नहीं करेगा साहब, कम से कम 2 NO2 ग्रुप होने चाहिए। अच्छा, ये बहुत जाना माना एसिड है, इसको हम कहते हैं स्क्वेरिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड में भी OH ही है, लेकिन यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड O है, और उसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये फ्लो कर सकता है, ठीक है, आगे यहाँ नेगेटिव चार्ज आगे ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसकी वजह से जो आपके इसमें स्क्वेरिक एसिड होता है, वो स्क्वेरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। क्या ये CO2 रिलीज़ करेगा, यस, स्क्वेरिक एसिड विल रिलीज़। ये आपके पास में सल्फोनिक एसिड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कहीं से कहीं, तो क्या रिलीज़ करेगा, बिल्कुल करेगा। सल्फोनिक एसिड इज बेसिकली एन डेरिवेटिव ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, कोई संदेह नहीं। ये आपके पास में अल्कोहल है, क्या ये रिलीज़ करेगा, जी नहीं। फिनॉल से भी कम एसिडिक होता है, कौन, अल्कोहल, इवन लेसर एसिडिक देन फिनॉल। तो जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी ऑफ दिस, इंटीजर टाइप में, ठीक है, तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो अपने पास में टोटल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 में से कितने CO2 रिलीज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 11 में से 6 रिलीज़ कर रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरा आपके पास में है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और चौथा आपके पास में है NaHCO3।
तो देखो फॉर्मिक एसिड, अगर आप फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को एक बार देख लेते हैं, ये फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, और ये आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, हाँ, नाम के पीछे एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसमें CHO ग्रुप है। क्या फॉर्मिक एसिड में भी CHO ग्रुप होता है? यस, फॉर्मिक एसिड में भी CHO ग्रुप होता है। तो फॉर्मिक एसिड एकमात्र वो एसिड है जो वो सारी रिएक्शन देता है जो एल्डिहाइड्स देते हैं। मतलब टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को? नहीं कर सकते। फेलिंग से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बेनेडिक्ट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। NaCO3 से कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एसिडिक। जैसे ही आप इसके कॉन्टेक्ट में किसको लेके आएंगे, NaHCO3 को, हाथों हाथ क्या दिखेंगे आपको, बुलबुले। क्या दिखेंगे? बुलबुले, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं एक बात आपको बता ही चुका हूँ कि आपके पास में यहाँ पर जो CO2 आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो सिर्फ यहाँ पर NaHCO3 का एक ही काम है कि जो HCO3 माइनस है वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आयन लेगा। हाँ, कितनी आसान रिएक्शन है ना ये। H+ आयन लेगा, किससे लेगा? किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से। और H+ आयन लेने के बाद में ये खुद कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर 2 OH ग्रुप हैं। तो कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट ये है कि NaHCO3 एक वीक बेस है और वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, किसी कमज़ोर एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं देगा। तो मान लो हम लोग एक बार सारे के सारे वीक एसिड्स को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने सारे वीक एसिड्स को एक साथ ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, हम कुछ एक वीक एसिड्स को एक साथ ले लेते हैं। हमारे पास में है वाटर, ROH, अमोनिया, एल्कीन। तो क्या ये NaCO3 के साथ में टेस्ट देंगे साहब? इन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो इसमें से कोई सा भी NaHCO3 के साथ में टेस्ट नहीं देगा, फिनॉल ही नहीं देता है। फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं। वाटर या अल्कोहल या आपके पास में, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, या आपके पास में एल्काइन थी ना, तो वॉज एल्काइन बेसिकली। तो बाकी सब तो बहुत वीक एसिडिक हैं, तो किसी भी फॉर्मेट में NaCO3 के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो बिल्कुल वहाँ पर CO2 रिलीज़ हो सकती है, बाकी और किसी केस में भी CO2 रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज़ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ NaCO3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिनॉल वाले केस में ध्यान रखना है, सिर्फ एक NO2 ग्रुप इज़ नॉट इनफ, ठीक है। कम से कम 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई है आपको? उसी केस में CO2 रिलीज़ होगी, वरना नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और मैं इस बात का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि आपके कमेंट्स के थ्रू मैं जान सकूँ कि आपकी कितनी हेल्प हो रही है। तो डोंट फॉरगेट इट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द नीट काका जी एप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।